हेलो बच्चों। आज मैं आप लोगों को क्लास 8 की जो आपके पास डीओई का प्रैक्टिस पेपर आया है ना, ये आपके पास एनुअल टर्म के लिए पेपर आया है। एक पेपर आपके पास मिड टर्म का आया था और अभी आया है एनुअल टर्म का। तो मिड टर्म का पेपर हम ऑलरेडी कर चुके हैं, चैनल पे अपलोड है। तो चलिए आज स्टार्ट करते हैं अपना एनुअल टर्म का पेपर। पैटर्न सेम वही है, पैटर्न में कोई चेंज नहीं है। वही 16 क्वेश्चंस हैं आपके पास, 5 सेक्शंस हैं, 1 मार्क के, 2 मार्क्स, 3 मार्क, 5 मार्क का, और लास्ट वाला सेक्शन आपको पता है केस स्टडी का होता है, जिनमें आपके पास 3 क्वेश्चन होते हैं। ठीक है, उसके साथ साथ कैलकुलेटर आपको अलाउड नहीं है, तो यूज़ नहीं करना है, ना ही पेपर में लेके जाना है। सारे क्वेश्चंस आपको कंपलसरी है करने। साथ के साथ कहीं पर भी पाई की वैल्यू अगर आपको नहीं दे रखी तो आप 22/7 ही यूज़ करेंगे। इन केस दे रखी है तो वही वाली वैल्यू यूज़ करेंगे। और क्वेश्चन को करें तो उससे पहले सीरियल नंबर ज़रूर लिखना है। ये सब आपके इंस्ट्रक्शंस में लिखा हुआ है। तो चलिए अभी स्टार्ट करते हैं हम अपने सेक्शन ए से, जो कि हमारे पास 1 मार्क वाला सेक्शन है। टोटल इसमें 12 क्वेश्चन आपको मिलने वाले हैं, 1 मार्क ईच। तो अगर हमारा ये कवर हो गया तो इसका मतलब हमारे 12 मार्क्स कवर हो जाएंगे। तो स्टार्ट करते हैं क्वेश्चन नंबर 1 से। इसमें आपसे क्या कह रहा है, विच ऑफ द फॉलोइंग इज एन आइडेंटिटी। देखो, इन क्वेश्चंस में आपको ज़्यादा टाइम नहीं लगाना है, क्योंकि 1 मार्क के क्वेश्चंस हैं तो उन्हें जल्दी जल्दी कंप्लीट करना है। ठीक है, तो आपसे कह रहा है कि बताओ इनमें से कौन सी आपकी आइडेंटिटी है। तो अगर आप यहाँ पर देखो तो आइडेंटिटी आपको याद होनी चाहिए, a+b का होल स्क्वायर होती है a² + b² + 2ab। तो देख के मुझे पता चल रहा है फोर्थ वाली है। आप प्लस में टर्म्स को आगे पीछे लिख सकते हो, तो ये मत सोचना कि ये 2ab यहाँ लिखा है, यहाँ नहीं है। आप इसे यहाँ भी लिख सकते हो। ठीक है, बाकी अगर आप तीनों ऑप्शंस देखो तो वो आइडेंटिटीज आपकी इनकम्प्लीट आइडेंटिटीज है या फिर रॉन्ग आइडेंटिटी है। क्लियर। नाउ द नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 2 इज द वॉल्यूम ऑफ अ क्यूब इज 64 सेंटीमीटर क्यूब, इट्स एज इज। सबसे पहली बात, एज में कई बच्चे कंफ्यूज हो जाते हैं। एज का मतलब होता है साइड। एक क्यूब की आपको वॉल्यूम दे रखी है और उसकी साइड आपको निकालनी है, तो वॉल्यूम का फॉर्मूला आपको पता होना चाहिए, वो होता है साइड का क्यूब। तो ये 64 है। अब आपको ये देखना है कि इन चारों में से कौन से नंबर का क्यूब करूँ कि 64 आ जाए, क्योंकि आपको ये एमसीक्यू में दिया गया है। तो अगर आप देखो तो 4 का अगर आप यहाँ पर क्यूब करते हो तो 64 ही आएगा, आएगा ना। तो इसका मतलब उसकी साइड जो है वो 4 है। इनकेस अगर यहाँ पर 125 दे देता तो इसका मतलब आपको 5 का क्यूब करोगे तब आएगा। तो क्यूब आपने याद कर रखे हैं, हमने क्यूब एंड क्यूब रूट वाले चैप्टर में सीखे हैं ना क्यूब। आप 2 15 तक तो आप उन्हें याद ही करिए। ठीक है, ताकि आप जल्दी से इन क्वेश्चंस का आंसर कर सकें। नाउ द नेक्स्ट इज द 5% ऑफ अ नंबर इज 10, देन द नंबर इज। कह रहे हैं एक नंबर का 5% अगर आप लेते हो तो वो 10 आएगा। तो नंबर क्या है, तो नंबर आप एक्स मान सकते हो, उसका आपको 5% लेना है, तो आपका आंसर 10 आएगा। 5% का मतलब है आप 5/100 इसको लिख सकते हो, इसको इससे कट भी कर सकते हो लोएस्ट फॉर्म। तो 1/20 आ गया। तो x इंटू में 1 x हो गया, डिवाइडेड बाई 20 इज इक्वल टू 10। x की वैल्यू फाइंड करनी है तो इसको उधर ले गई, मल्टीप्लाई का हो गया, क्योंकि x के साथ डिवाइड का था। फाइनली मेरा आंसर आ गया यहाँ पर 200। क्लियर, तो वो नंबर है 200। नाउ द नेक्स्ट इज द प्रोबेबिलिटी ऑफ गेटिंग एन ऑड प्राइम नंबर व्हेन अ डाई इज रोल। अगर आप एक डाइस को रोल करते हो तो क्या प्रोबेबिलिटी होगी कि आपको ऑड प्राइम नंबर मिलेंगे। सबसे पहली बात, जब आप एक डाइस को रोल करते हो तो आपके पास ये पॉसिबल आउटकम्स हैं जो आ सकते हैं। अब इसमें जो प्राइम नंबर है वो एक तो 2 है जो कि इवन है, और एक 3 है और एक 5 है। तो ऑड प्राइम नंबर मेरे पास सिर्फ 2 ही है, 3 और 5। तो फेवरेबल आउटकम 2 हो गए, टोटल आउटकम 6 है। यहाँ पर ये ऑप्शन में नहीं है, तो ये नहीं है कि हमने गलत किया है। आप इसको लोएस्ट फॉर्म में निकालो, आपका आंसर आएगा 1/3। तो देखिए ये रहा। क्लियर। नाउ द नेक्स्ट इज विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज द स्क्वायर ऑफ एन ऑड नंबर। इनमें से कौन सा ऐसा है जो एक ऑड नंबर का स्क्वायर है। तो अगेन अगर आपको स्क्वायर याद है तो आप जल्दी से कर सकते हो। ये 12 का स्क्वायर है आपके पास, ये 15 का स्क्वायर है, ये 20 का स्क्वायर है आपके पास, और ये 18 का स्क्वायर है। तो अगर आपने स्क्वायर एंड क्यूब्स याद कर रखे हैं तो आपके पास जो 1 मार्क वाले क्वेश्चन हैं वो थोड़े से आपके लिए ईजी हो जाएंगे और आप उन्हें जल्दी से कंप्लीट कर पाएंगे। अब आप देख के बता सकते हैं इसमें से ऑड कौन सा है, जो कि सी है 15। बाकी सब आपके पास इवन है, तीनों ही। ठीक है। नाउ द नेक्स्ट इज आपको इसकी वैल्यू फाइंड करनी है। तो 1 का क्यूब 1 ही होता है, 2 का क्यूब 2 2 जा 4 2 जा 8, 3 3 जा 9 3 जा 27। तो 8 + 1 9 हो गया। ठीक है, एंड 27 में अगर आप 9 प्लस करते हो तो वो 36 हो जाएगा। 36 किसका स्क्वायर होता है, 6 का। तो इसे जब हम रूट से बाहर निकालेंगे तो ये रूट से स्क्वायर कट जाता है और हमारा आंसर आ गया 6। ठीक है, इन सब के लिए आपको चैप्टर्स अच्छे से कंप्लीट करने हैं, तभी आप जो ये बेसिक चीज़ें हैं इनको कर पाओगे, क्योंकि एमसीक्यू के क्वेश्चंस हैं जो नॉर्मली बेसिक चीज़ों पे ही आते हैं। तो बिल्कुल ध्यान से चैप्टर्स को केयरफुली कीजिए, सारे चैप्टर्स चैनल पे अपलोड हो चुके हैं। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। फॉर विच ऑफ द फॉलोइंग फिगर डायगोनल्स बाइसेक्ट ईच अदर।
बताओ इनमें से कौन सी फिगर है जिसका डायगोनल बाइसेक्ट करता है। तो बाइसेक्ट का मतलब है इक्वल पार्ट्स में बांटना, मतलब कि अगर एक 8 सेंटीमीटर है तो फिर वो हाफ हो जाता है ना, तो ये भी 4 और ये भी 4 हो जाएगी। तो वो सिर्फ पैरेललोग्राम, रोम्बस, रेक्टेंगल एंड स्क्वायर का करता है, बट यहाँ ऑप्शन में मेरे पास स्क्वायर है इसलिए मैंने यहाँ सिर्फ स्क्वायर लगा दिया। ठीक है। नाउ द नेक्स्ट इज द एडजेसेंट पाई चार्ट डिपिक्ट्स द इंफॉर्मेशन ऑफ व्यूअर्स वाचिंग डिफरेंट टाइप ऑफ चैनल ऑन टीवी। ये पाई चार्ट दे रखा है, इसमें आपको दे रखा है कि जो व्यूअर्स है टीवी पे क्या क्या देखते हैं। विच टाइप ऑफ प्रोग्राम आर व्यूड द मोस्ट, कौन सा सबसे ज़्यादा देखा जा रहा है, इसका स्पेस सबसे ज़्यादा है तो एंटरटेनमेंट वाला प्रोग्राम ही सबसे ज़्यादा देखा जाता है। क्लियर है। नाउ द नेक्स्ट क्वेश्चन इज 10th क्वेश्चन पे आ गए हैं हम यहाँ पर। तो कह रहे सॉरी 9th पे, अभी 9th नहीं किया। द वंस डिजिट ऑफ द क्यूब ऑफ 36, अगर आप 36 का क्यूब करते हो मतलब इसको 3 बार मल्टीप्लाई करते हो तो आपकी जो वंस डिजिट आएगी आपको वो बतानी है कि क्या आएगी। तो ये हमने प्रॉपर्टीज में सीखा था कि 6 के लास्ट में अगर आप क्यूब करते हो जिसके लास्ट में 6 होता है तो उसकी वंस डिजिट में भी 6 ही आता है। ठीक है, सिर्फ 2 का चेंज होता है 8 पे और 3 का चेंज हो जाता है 7 पे, बाकी सारे सेम रहते हैं। क्लियर। नाउ द नेक्स्ट इज इफ 3 एंगल्स ऑफ अ क्वाड्रिलेटरल आर ईच इक्वल टू 75 फाइंड द फोर्थ एंगल। एक क्वाड्रिलेटरल है, क्वाड्रिलेटरल आप सभी को पता होगा एक 4 साइडेड फिगर होती है। इसके 3 एंगल्स आपको 75 75 दे रखे हैं, फोर्थ आपको फाइंड करना है। तो कैसे निकालोगे फोर्थ एंगल, आपको पता है क्वाड्रिलेटरल के सारे एंगल्स का सम 360 होता है। अगर उसमें से मैं ये तीनों एंगल्स को माइनस कर दूं तो मेरे पास फोर्थ वाला एंगल निकल के आ जाएगा ना। तो ऐसा करते हैं हम 360 में से एक बार 75, फिर दोबारा एक बार 75 और एक बार और 75 माइनस कर देते हैं। तो इसका मतलब मेरा वो वाला एंगल आ गया यहाँ पर 135 डिग्री। क्लियर। नाउ द नेक्स्ट इज विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट ट्रू, इनमें से ट्रू कौन सी नहीं है। 1/3 प्लस 2/5 है जिसको मैं 2/5 प्लस 1/3 लिख सकती हूँ, बिल्कुल ये तो ट्रू है। आप प्लस में आगे पीछे लिख सकते हो और मल्टीप्लाई में भी लिख सकते हो। तो 1/3 इंटू 2/5 है, 2/5 इंटू 1/3 है तो ये भी ट्रू है। नेक्स्ट 1/3 माइनस 2/5 है, लेकिन आप सब्ट्रैक्शन में आगे पीछे नहीं लिख सकते। अब यहाँ 2/5 माइनस 1/3 लिख दिया जो कि गलत है, तो आपका आंसर यही है। डी वाला और चेक कर लेते हैं। 1/3 डिवाइडेड बाई 2/5 है, तो हमने सीखा था कि फ्रैक्शंस में कभी भी डिवाइड नहीं होता डायरेक्टली, तो डिवाइड का साइन मल्टीप्लाई में बदल जाता है और बाद वाला नंबर रेसिप्रोकल हो जाता है। तो ये भी आपके पास ट्रू दे रखा है, तो आपका आंसर आ गया बी। क्लियर। नाउ द नेक्स्ट इज विच ऑफ द फॉलोइंग इज अ लीनियर एक्सप्रेशन, बताओ इनमें से कौन सा लीनियर एक्सप्रेशन है। देखो लीनियर एक्सप्रेशन वो होता है जिसमें वेरिएबल की जो डिग्री है वो 1 होती है। जैसे यहाँ पर 2 है, ये क्वाड्रेटिक है, ये भी 2 है, ये क्वाड्रेटिक है। ये आपके पास जो है एक नॉर्मल नंबर है, ठीक है, कांस्टेंट है। तो आपका आंसर हो गया डी, क्योंकि यहाँ y की वैल्यू कुछ नहीं है, इसका मतलब y की वैल्यू यहाँ पर क्या है 1 है। जब भी कोई वैल्यू ना हो तो समझना उसकी वैल्यू 1 है। क्लियर हो गया। सेक्शन ए हमारा यहाँ पर कंप्लीट होता है। अब आते हैं हम अपने सेक्शन बी में, जो 2 मार्क्स के क्वेश्चन है। 2 से लेकर 7 तक टोटल 5 क्वेश्चन आपको दिए गए हैं। फर्स्ट में आपसे क्या कह रहा है, यूजिंग सुटेबल रीअरेंजमेंट फाइंड द सम। इनका अरेंजमेंट करो और आपको क्या करना है, सम फाइंड करना है। तो एक बार हम इसको यहाँ लिख लेते हैं, 3/5 प्लस माइनस में आपके पास यहाँ पर -3/8 प्लस 2/5 प्लस माइनस का आ जाएगा 5/8। अब सुटेबल रीअरेंजमेंट बोला है, तो जिनके डिनोमिनेटर सेम है आप उनको एक साथ लिख लो, क्योंकि आप उनको ईजिली प्लस कर पाओगे। और ऐसे ही इन दोनों के डिनोमिनेटर सेम है तो आप इनको एक साथ लिख सकते हो। ठीक है ना। अब इन दोनों को प्लस करोगे तो 5/5 ही आएगा, क्योंकि डिनोमिनेटर सेम थे तो मैंने न्यूमिनेटर को प्लस कर दिया। तो यहाँ पर आ जाएगा -3 -5/8। यही आएगा क्योंकि प्लस माइनस मैंने माइनस कर दिया है, तो इसको इससे कट कर दिया मैंने, 1 आ गया। यहाँ पर आ गया मेरे पास -8/8। कट करोगे तो यहाँ पर मेरे पास माइनस का 1 आएगा, तो 1 प्लस -1 आ गया। तो प्लस माइनस अगेन माइनस हो गया, मेरा आंसर 0 आ गया। आपको सिंप्लीफाई ही करना था, इस क्वेश्चन में सम निकालना था, तो इनका सम जो है वो क्या है, 0 है। क्लियर। नाउ द नेक्स्ट क्वेश्चन इज एट अ बर्थडे पार्टी द चिल्ड्रन स्पिन अ व्हील टू गेट अ गिफ्ट, फाइंड द प्रोबेबिलिटी। आपको प्रोबेबिलिटी निकालनी है गेटिंग अ बॉल और गेटिंग अ टॉय कार। तो टॉय कार तो मुझे ये पहले टोटल देख लेते हैं, 1 2 3 4 5 6 7 8 है। तो टोटल आउटकम्स तो हमारे पास 8 हो गया, तो हम यहाँ लिख देते हैं, यहाँ पर टोटल आउटकम्स है मेरे पास यहाँ पर 8। फर्स्ट पार्ट के लिए अगर मैं देखूँ तो फेवरेबल आउटकम्स कितने हैं,
आपको कह रहा था यहाँ पर गेटिंग अ बॉल, पहले में बॉल ही पूछ रहे हैं ना, बॉल आने के चांसेस 2 बार हैं सिर्फ, क्योंकि 2 बार ही बॉल बनी हुई है। तो मेरे पास प्रोबेबिलिटी आ जाएगी यहाँ पर गेटिंग अ बॉल की, तो वो आ जाएगी मेरे पास 2/8, जिसको हम कट कर देंगे लोएस्ट फॉर्म में 1/4। सेकंड में कह रहा है गेटिंग अ टॉय कार, टॉय कार 3 बार बनी हुई है, तो 3 बार चांसेस है उसके आने के। तो फेवरेबल आउटकम्स हो जाएगा मेरे पास यहाँ पर 3। प्रोबेबिलिटी कैसे निकालेंगे हम यहाँ पर गेटिंग अ टॉय कार, तो 3/8 ये पहले से ही लोएस्ट फॉर्म है, क्योंकि 3 जो है वो प्राइम नंबर है, किसी के टेबल में नहीं आता, तो उसको वहीं छोड़ देंगे। ठीक है। लेकिन अगर आपको ये क्वेश्चन नहीं आता तो एक और क्वेश्चन आपको दिया गया है, उसमें आपसे क्या कह रहे हैं, अ बॉक्स कंटेन 6 लेमन कैंडीज, 5 मैंगो कैंडीज एंड 4 स्ट्रॉबेरी कैंडीज एंड 5 चॉकलेट कैंडीज ऑफ सेम साइज। एक बॉक्स है जिसमें ये सारी कैंडीज है। मीरा टेक आउट अ कैंडी फ्रॉम द बॉक्स एट रैंडम, एक गर्ल है उसने रैंडमली एक कैंडी निकाल ली। वट इज द प्रोबेबिलिटी दैट द चूजन कैंडी इज मैंगो फ्लेवर, मैंगो वाली निकालिए ये बताओ। तो मैंगो वाली उसमें 5 है, तो फेवरेबल आउटकम हम कैसे मान लेंगे यहाँ पर, जो फेवरेबल आउटकम है मेरे पास वो मेरे पास 5 हो गए। टोटल आउटकम्स मेरे पास कितने होंगे, सारे कैंडीज को प्लस कर दो, तो 6 लेमन थी, 5 मैंगो थी, 4 स्ट्रॉबेरी थी और 5 चॉकलेट थी। ठीक है। 5 + 5 10, 16 + 4 20। प्रोबेबिलिटी निकालनी है मुझे किसकी, मैंगो कैंडी की। तो मेरे पास आ जाएगा 5 फेवरेबल आउटकम डिवाइडेड बाय टोटल आउटकम, क्योंकि फॉर्मूला हमारा यही होता है। कट कर देंगे तो 1/4 इसकी प्रोबेबिलिटी आ गई। क्लियर हो गया क्वेश्चन 3। तो इसमें इंटरनल चॉइस थी, दोनों में से कोई सा एक क्वेश्चन आपको करना है। नाउ द नेक्स्ट क्वेश्चन इज फाइंड द लेंथ ऑफ द साइड ऑफ द स्क्वायर इफ द लेंथ ऑफ इट्स डायगोनल इज 10। आपसे कह रहे हैं कि यहाँ पर एक स्क्वायर की साइड बताओ अगर उसके डायगोनल की लेंथ 10 दे रखी है। तो आपको पता है स्क्वायर की जो सारी साइड्स हैं वो इक्वल होती हैं। तो पहले मैं एक बार यहाँ पर रफ फिगर बना लेती हूँ। ये रेक्टेंगल जैसा बन गया ना, थोड़ा स्क्वायर जैसा ही बनाते हैं। तो इसका डायगोनल मुझे यहाँ पर दे रखा है, कितना दे रखा है डायगोनल, 10 सेंटीमीटर दे रखा है। ये मुझे ये सारी साइड्स निकालनी है, तो कोई सी भी एक निकल गई तो सब निकल जाएगी। तो मैंने यहाँ कर लिया लेट, तो इसको मैंने एक्स माना है। आपको पता है स्क्वायर का हर एक एंगल 90 होता है। तो मैं क्या करती हूँ, एक ट्राइंगल ले लेती हूँ। तो मैंने एक ट्राइंगल ले लिया ABD। इसमें हम क्या करते हैं, अपने पाइथागोरस थ्योरम लगा देते हैं, क्योंकि वो राइट एंगल बनना है तो पाइथागोरस थ्योरम लग जाएगी। पाइथागोरस थ्योरम होती है हाइपोटेन्यूज का स्क्वायर, जो कि हमारे पास BD है। ठीक है, इज इक्वल्स टू में परपेंडिकुलर का स्क्वायर प्लस बेस का स्क्वायर। ठीक है, तो अगर मेरा ये परपेंडिकुलर है तो ये मेरा बेस बन जाएगा। मैं एक बार यहाँ लिख देती हूँ, हाइपोटेन्यूज का स्क्वायर इज इक्वल्स टू परपेंडिकुलर का स्क्वायर प्लस बेस का स्क्वायर। ये हमारी पाइथागोरस थ्योरम होती है, जो राइट एंगल ट्राइंगल में ही लगती है। तो BD मुझे 10 दे रखा है, तो 10 का स्क्वायर, ये हो गया एक्स स्क्वायर, ये भी मेरे पास एक्स ही है। तो ये हो जाएगा मेरे पास 100, और यहाँ पर आ जाएगा x + x 2x स्क्वायर। तो 2 को मैं इधर लेके आ सकती हूँ, यहाँ पर एक्स स्क्वायर ऐसी है। तो ये आ गया 50 इज इक्वल्स टू में एक्स स्क्वायर। अब 50 तो किसी का स्क्वायर नहीं होता है, नहीं होता ना। तो हम क्या करते हैं, अगर 50 के फैक्टर्स यहाँ पर देखें तो ये 2 की टेबल में 25 पे, देन 5 5 जो और 5 1 जो होता है। अब जब यहाँ से स्क्वायर हटेगा ना तो यहाँ पर रूट लग जाएगा। हमेशा ध्यान रखना, सामने वाली साइड से स्क्वायर हटता है तो दूसरी साइड पे रूट लग जाता है। तो ये रूट से बाहर निकालोगे तो 5 आ जाएगा, 2 नंबर्स का एक ही नंबर बाहर आता है, और अंदर √2 ऐसे ही रह जाएगा। तो इसका मतलब जो साइड ऑफ स्क्वायर है वो आ गई आपके पास 5√2 सेंटीमीटर। जो यूनिट यहाँ गिवन है वही लिखना, सेंटीमीटर गिवन है तो सेंटीमीटर। √2 के आपका कुछ नहीं करना, √2 को √2 ही रहने देना है। क्लियर। नाउ द नेक्स्ट क्वेश्चन इज द सम ऑफ 3 कॉन्सिक्यूटिव इवन नेचुरल नंबर इज 48, फाइंड द ग्रेटेस्ट ऑफ दिस नंबर। यार अगर आप 3 कॉन्सिक्यूटिव इवन नेचुरल नंबर्स लो, मतलब कॉन्सिक्यूटिव होता है एक के बाद एक, लेकिन लेने हैं इवन नंबर ही, और नेचुरल नंबर्स होनी चाहिए, उनका सम है आपके पास 48। आपको क्या करना है, उनमें से जो बड़ा नंबर है वो बताना है। तो हम यहाँ लेट कर लेते हैं। तो लेट 3 नंबर्स आर, वो 3 नंबर्स कौन कौन से हो गए हमारे पास,
देखो इवन नंबर वो होते हैं जो एक छोड़ के एक होते हैं। अगर मेरे पास एक्स इवन है तो दूसरे वाला नंबर मेरे पास कौन सा होगा, एक्स प्लस टू होगा इवन। ठीक है, और उसके बाद मेरे पास एक्स प्लस फोर होगा इवन, एक छोड़ के एक। ठीक है, अब अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन मुझे इन सब का सम दे रखा है। वो क्या दे रखा है, एक्स, एक्स प्लस टू और एक्स प्लस फोर, सम कितना दे रखा है मुझे, 48 दे रखा है। तो तीनों एक्स को मैं प्लस कर सकती हूँ, 3x आ गया, और 2 और 4 को भी प्लस कर सकती हूँ, 6 आ गया। ठीक है, अब मैं 6 को दूसरी साइड पे ले जा सकती हूँ जो कि माइनस का हो जाएगा क्योंकि वो वहाँ पर प्लस का है। तो 48 में से जब 6 माइनस करोगे तो 42 आ जाएगा। यहाँ से आपने क्या की, x की वैल्यू निकाली 42 डिवाइडेड बाय 3। ठीक है ना, तो आपका आंसर कितना आ गया, यहाँ पर 14 आ गया। आपसे कह रहा था कि आपको ग्रेटेस्ट नंबर बताना है, तो ग्रेटेस्ट नंबर क्या होगा, जो लास्ट वाला है वही वाला तो होगा, x प्लस फोर वाला। तो इसका मतलब 14 प्लस का 4, आपका आंसर आ गया 18। क्लियर। अब नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 6 है हमारे पास यहाँ पर। इसमें आपसे क्या कह रहे हैं, इन अ पैरेललोग्राम ए बी सी डी फाइंड एंगल बी सी एंड डी। आपको तीन एंगल्स फाइंड करने हैं, फिगर आपको दे रखी है। अब अगर आपको देखो पैरेललोग्राम की प्रॉपर्टीज पता है तो आप इन्हें इजीली फाइंड कर सकते हो। वो कैसे, आपको पता है कि पैरेललोग्राम के अपोजिट एंगल्स इक्वल होते हैं। तो सबसे पहले हम यहाँ पर लिख देंगे अपोजिट एंगल्स ऑफ अ पैरेललोग्राम आर इक्वल। तो इसका मतलब जितना एंगल ए है उतना ही एंगल सी होगा। तो एंगल सी आपने यहां से निकाल लिया 80 डिग्री। और एक और प्रॉपर्टी होती है पैरेललोग्राम की, वो क्या होती है कि उसके एडजेसेंट एंगल्स का सम 180 होता है। एडजेसेंट मतलब जो एक के बाद एक होते हैं। तो इसका मतलब पहले हम एक और चीज यहाँ पर लिख देते हैं, वही सेम, एडजेसेंट एंगल्स आर सप्लीमेंट्री। सप्लीमेंट्री का मतलब भी 180 ही होता है। तो इसका मतलब एंगल ए प्लस एंगल बी जो है वो 180 के बराबर होगा हमारे पास यहाँ पर। अब एंगल ए मेरे पास 80 है, एंगल बी मुझे नहीं पता है यहाँ पर, तो 180 के बराबर इसको ऐसे ही छोड़ दिया। यहां से मैंने एंगल बी निकाल लिया 180 माइनस का 80 करके, तो मेरा आंसर आ गया कितना, 100 डिग्री। अगेन एंगल बी और एंगल डी इक्वल होंगे क्योंकि वो आपके अपोजिट एंगल्स हैं। तो एंगल डी भी यहां से निकल गया कितना, 100 डिग्री। क्लियर। तो तीनों एंगल्स निकल गए जो आपको तीन फाइंड करने थे। एंगल ए दिया था, बी सी डी आपको फाइंड करना था। नेक्स्ट में आपसे क्या कह रहा है, क्वेश्चन नंबर 7 लास्ट क्वेश्चन है, देन ये सेक्शन हमारा कंप्लीट है। तो कह रहा है इवेलुएट यूजिंग सूटेबल आइडेंटिटी। आइडेंटिटी लगा के आपको क्या करना है, इनको इवेलुएट करना है। इवेलुएट का मतलब होता है फाइंड करना। तो 73 का स्क्वायर माइनस 27 का स्क्वायर है यहाँ पर। ठीक है, आइडेंटिटी क्या लग रही है आपके पास, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर की। तो वो होती है हमारे पास यहाँ ए प्लस बी और ए माइनस का बी, जिसमें ए की वैल्यू 73 है, बी की वैल्यू 27 है। अगेन ए की वैल्यू 73 और बी की वैल्यू 27 है। ठीक है, देन 73 प्लस 27 अगर आप करते हो तो 100 आता है, और 73 में से 27 को माइनस करते हो तो आपका आंसर कितना आता है, 46 आता है। दोनों का अगर आप इंटू करते हो तो 4600 आपका आंसर आ गया। क्लियर है। तो यहां से आपका हमारा बी पार्टी पूरा कंप्लीट होता है। अब हमारे पास है सेक्शन सी, जिसमें आपके पास 8 to 10 क्वेश्चन है। इंटरनल चॉइस आपको यहाँ पर दे रखी है, 3 मार्क्स ईच है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं अपना सेक्शन सी। ए में आपको दो पार्ट दे रखे हैं, ए और बी। आपको कोई सा भी एक अटेम्प्ट करना है। फाइंड द वैल्यू ऑफ के, इसमें आपको के की वैल्यू फाइंड करनी है। एक बार हम इस क्वेश्चन को ब्लैंक पेज पे नोट डाउन कर लेते हैं और फिर सॉल्व करते हैं। 8/5 की पावर है -3 एंड -9, बीच में मल्टीप्लाई का साइन है। ठीक है, उसके बाद इस इक्वल टू में आपके पास है 8/5 की होल पावर है 5k + 3। अब आपको इस के की वैल्यू फाइंड करनी है। तो यहाँ पर हम लॉ ऑफ एक्सपोनेंट लगा सकते हैं कि अगर बेस सेम होते हैं और बीच में मल्टीप्लाई होता है तो पार्ट्स जो है वो मेरी ऐड हो जाती हैं। ऐसे क्वेश्चन हमने आर.डी. शर्मा से काफी ज्यादा कर रखे हैं इस चैप्टर के। वो चैनल पे अपलोड है आर.डी. शर्मा के क्वेश्चन, आप चाहो तो वहां से उन्हें भी प्रैक्टिस कर सकते हो। ठीक है, नाउ प्लस माइनस माइनस होता है, ये भी हमें पता है। तो -3 -9 हो जाएगा यहाँ पर, और यहाँ आ जाएगा 8/5 की होल पावर 5k + 3। ठीक है,
अब अगर आप इसको सॉल्व करते हो तो 8/5 की होल पावर माइनस का 12 यहाँ पर आ गया, 9 + 3 12, साइन माइनस का लग गया। आमने सामने आपके पास देख लो बेस आपके पास सेम है 8/5, तो वो कट हो जाएंगे और जो पार्स है वो सिर्फ नीचे उतर जाएंगी। तो -12 इज इक्वल्स टू में आ जाएगा 5k प्लस का 3। के की वैल्यू निकालनी है तो इस 3 को इधर ले आई मैं, माइनस का हो गया, तो ये हो गया माइनस का 15 इज इक्वल्स टू में 5k। नाउ 5 मल्टीप्लाई का है के साथ, तो दूसरी साइड आके डिवाइड का हो गया और के की वैल्यू आ गई मेरे पास माइनस का 3। क्लियर? स्टेप बाय स्टेप करोगे देखो कहीं दिक्कत नहीं आएगी, लेकिन अगर आपने एक भी स्टेप मिस किया तो चांसेस है कि गलती हो सकती है। ऐसे ही एक और पार्ट आपको सिमिलर पार्ट दे रखा है बी में, कोई सा भी एक आपको करना है, पर हम दोनों करेंगे। ठीक है, तो चलिए देखते हैं इसका सेकंड पार्ट आपसे क्या कह रहा है। 1/3 की पावर है यहाँ पर -3। ठीक है, एक बार हम इस क्वेश्चन को पहले आगे लिख लेते हैं। फिर प्लस डाल के आपके पास यहाँ पर 1/5 की पावर है माइनस का 2। फिर प्लस डाल के आपके पास यहाँ पर 1/2 की पावर है माइनस का 4। देखो जब भी पावर माइनस में होती है ना, तो हमेशा एक चीज का ध्यान रखना, आप इन ब्रैकेट्स को ओपन नहीं कर सकते जब तक पावर आप पॉजिटिव नहीं कर लो। तो पावर पॉजिटिव करने का तरीका इन्हें रेसिप्रोकल कर दो, तो ये आ जाएगा 3/1, जिसको हम सिर्फ 3 भी लिख सकते हैं। सेम ऐसे 5/1, तो इसको हम 5 भी लिख सकते हैं, एंड 2/1 को हम 2 भी लिख सकते हैं। जैसे ही रेसिप्रोकल हुआ पावर पॉजिटिव हो गई। अब 3 को 3 बार मल्टीप्लाई कर दो, 3 3 जा 9, 3 जा 27, 5 को 2 टाइम्स करोगे 25, 2 को 4 टाइम्स मल्टीप्लाई करना है, 2 2 जा 4, 2 जा 8, 2 जा 16 हो गया। आपको कुछ नहीं करना है, इन तीनों को प्लस कर देना है, 27 + 25 प्लस का 16 कर देना है, तो आपका आंसर कितना आ जाएगा, 68 आ जाएगा। क्लियर? दोनों में से कोई सा भी एक क्वेश्चन करना है जो भी आपको आता हो अच्छे से। चलिए क्वेश्चन नंबर 9 पे आते हैं। कह रहे प्रथम बॉट मेडिसिन फ्रॉम अ मेडिकल स्टोर एज प्रिस्क्राइब बाय हिज डॉक्टर फॉर ₹550 इंक्लूडिंग 4% वैट, फाइंड द प्राइस बिफोर वैट वाज एडेड। यहाँ पर एक जन है, एक बॉय है, उसने क्या किया था, यहाँ पर मेडिसिन खरीदी है कुछ मेडिकल स्टोर से, उसके डॉक्टर ने बोला था, तो टोटल उसके 550 रुपीज लगे मेडिसिन को खरीदने के लिए, पर इसमें वेट इंक्लूड है। आपको प्राइस बिफोर वेट बताना है कि वेट से पहले उन मेडिसिन का क्या प्राइस था। 4% जो वेट उन्होंने लगाया उससे पहले का प्राइस आपको बताना है। तो हम उसको क्या करते हैं, लेट कर लेते हैं, लेट प्राइस बिफोर वेट, वो मैंने उसको मान लिया x रुपीज था। तो इस x रुपीज में मैंने क्या किया होगा, इसी का 4% जोड़ा होगा, तब जाके मेरा 550 आया ना। तो x में मैंने x का 4% जोड़ दिया। x मेरा वो प्राइस था जो वेट से पहले था, इसमें 4% का ये वेट लगाया, तो मेरा प्राइस टोटल प्राइस हो गया 550। तो ये x ऐसी है, यहाँ पर परसेंट हटा तो नीचे 100 आ जाएगा। ठीक है, तो ये हो गया x प्लस का 4x अपॉन में 100 इज इक्वल्स टू में 550। अब यहाँ पर मैंने डिनोमिनेटर सेम कर लिए, तो ये हो गया 100x प्लस का 4x डिवाइडेड बाय 100 एलसीएम लेके। अब ये 100 नीचे डिवाइड का है, पहले इन दोनों को प्लस किया तो 104x आ गया, और ये 100 डिवाइड का था तो इसको दूसरी साइड पे ले गई तो ये मल्टीप्लाई का हो गया। ठीक है ना? अब x यहाँ पर x के साथ 104 मल्टीप्लाई का है, दूसरी साइड पे जाकर ये क्या हो जाएगा, मेरे पास डिवाइड का हो जाएगा। ठीक है, अब आप चाहो तो इसको पहले 2 से कट कर लो, किसी से भी आपकी मर्जी, आप इनको कट कर सकते हो। तो मैंने क्या किया, 550 को पहले मैंने 100 से इंटू कर दिया, तो मेरा 55,000 आ गया, और उसको मैंने 104 से क्या किया, यहाँ पर डिवाइड कर दिया। तो फाइनली मेरा जो आंसर आ गया वो आ गया 528.84 समथिंग आ रहा है अप्रॉक्स में। तो प्राइस बिफोर वेट था मेरे पास अप्रॉक्स में 528, जबकि वेट लगने के बाद मुझे कितने का पड़ा, वो 550 की मेडिसिन पड़ी। ठीक है, मैं यहाँ ब्रैकेट में लिख देती हूँ ये अप्रॉक्स में। क्लियर है? चलिए आते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन पे। कह रहा था मास ऑफ अ मेटल रोड वेरीज डायरेक्टली विद इट लेंथ। एक मेटल रोड है, उसका जो मास है वो उसकी लेंथ से डायरेक्टली वेरी हो रहा है, इनवर्स एंड डायरेक्ट प्रोपोर्शन का क्वेश्चन है। इफ 15 सेंटीमीटर लॉन्ग रोड हैज अ मास ऑफ 195 ग्राम, फाइंड द लेंथ ऑफ द रोड। आपको लेंथ ऑफ द रोड निकालनी है जिसका मास 270। कह रहा है 195 ग्राम कितने लेंथ के लिए है, 15 सेंटीमीटर। आपको किसका निकालना है, 270 का आपको निकालना है यहाँ पर।
तो कैसे करेंगे इस क्वेश्चन को, यूनिटी मेथड भी हम इसके अंदर लगा सकते हैं वैसे तो हम यहाँ एक छोटी सी स्टेटमेंट बना लेते हैं। तो यहाँ पर मेरे को ग्राम 2 दे रखे हैं, तो ग्राम वाला मैं इस लेफ्ट साइड पे रखूंगी और राइट साइड पे सेंटीमीटर वाला रखूंगी। तो मैंने यहाँ पर लिख दिया लेंथ ऑफ रोड फॉर, कितना था यहाँ पर 195 ग्राम ऑफ, क्या था आपके पास ये मास था। तो कितनी लेंथ थी 15 सेंटीमीटर। तो लेंथ ऑफ रोड फॉर कितने का निकालना है आपको 270 का निकालना है। तो 270 ग्राम ऑफ मास, इसके लिए कितनी लेंथ ऑफ रोड चाहिएगी 270 को 15 से इंटू करेंगे और 195 से डिवाइड करेंगे। ये हमने यूनिटी मेथड में सीख रखा है। देखो ये सारी चीजें हम चैप्टर में सीख के आए हैं। अगर आप चैप्टर नहीं करोगे और डायरेक्ट आप सोचो कि आप ये प्रैक्टिस पेपर कर लो तो आपके लिए थोड़ा सा डिफिकल्ट होगा, क्योंकि कई बार छोटे छोटे कॉन्सेप्ट्स होते हैं जो चैप्टर में अच्छे से एक्सप्लेन किए जाते हैं, बट यहाँ पर उनको अगर हम एक्सप्लेन करेंगे तो ये पेपर बहुत लेंदी हो जाएगा एक तरीके से कि हमने इतने लेंदी सॉल्व किया है। ठीक है, तो आप वो सारे कॉन्सेप्ट्स वहाँ पर उनको अच्छे से सीख के आइए, के बाद आप इस पेपर को करने की कोशिश कीजिएगा। फिर भी कहीं डाउट रहता है तो आप मुझसे कमेंट करके भी पूछ सकते हैं, ऐसा कुछ नहीं। तो 270 ग्राम ऑफ मास के लिए कितनी रोड की लेंथ चाहिए कि आपको 20.76 अप्रॉक्स सेंटीमीटर की होनी चाहिए। तो मैंने कुछ भी नहीं किया यहाँ पर, 270 को मैंने क्या किया यहाँ पर 15 से इंटू कर दिया है। ठीक है, और उसके बाद मैंने क्या किया 195 से उसको डिवाइड कर दिया। क्लियर, चलिए अब हमारा सेक्शन सी भी यहाँ कंप्लीट होता है। अब सेक्शन डी है हमारे पास, इसमें आपको 3 क्वेश्चन मिलेंगे 11 to 13 लॉन्ग आंसर टाइप क्वेश्चन है और 5 मार्क्स ईच है। तो चलिए क्वेश्चन नंबर 11 से स्टार्ट करते हैं। इसमें आपसे क्या कह रहे हैं, द लेंथ ब्रेथ एंड हाइट ऑफ अ क्यूबॉइडिकल रिजर्वर इज 7 मीटर 6 मीटर एंड 15 मीटर रिस्पेक्टिवली। 8400 लीटर ऑफ वाटर इज पम्प्ड आउट फ्रॉम द रिजर्वर, फाइंड द फॉल इन द वाटर लेवल इन द रिजर्वर। देखो यहाँ पर एक क्यूबॉइडिकल रिजर्वर है, मतलब जिसमें पानी स्टोर करके रख सकते हैं, लेंथ ब्रेथ और हाइट दे रख, उसमें से आपने 8400 लीटर वाटर जो है वो निकाल लिया है। तो वैसी बात है पानी का लेवल कम हो गया होगा, तो उसकी लेंथ और ब्रेथ में कोई चेंज नहीं आया होगा, उसकी हाइट में चेंज आया होगा ना। अगर मैं मान लूँ कि ऐसा ये कि क्यूबॉइडिकल यहाँ पर है, ये पहले इतना पानी था, अब थोड़ा पानी हमने निकाल लिया तो अब इतना हो गया, तो ऑब्वियस बात है उसकी हाइट में चेंज आ रहा है। लेंथ और ब्रेथ तो उतनी ही रहेगी ना, उसमें चेंज नहीं आएगा। तो जितने से फॉल हुआ है वो आपको यहाँ बताना है। पर एक चीज़ का ध्यान दो, ये सब आपको मीटर में दे रखा है और ये आपको लीटर में दे रखा है। तो पहले आप क्या करोगे, यहाँ पर यूनिट चेंज कर दोगे। अब वो कैसे हम यहाँ पर करेंगे, 1 मीटर क्यूब में 1000 लीटर होते हैं, तो 8400 लीटर है, तो उसको अगर मैं मीटर क्यूब में चेंज करना चाहूँगी तो इसको मैं 1000 से डिवाइड कर दूंगी, तो 2 जीरो से 2 जीरो कट गई, तो 8.4 मीटर क्यूब आ गया। ठीक है, अब वो आपसे क्या कह रहा था, आपको ये बताना फॉल इन वाटर लेवल, कितना वाटर लेवल में फॉल हुआ, तो इसका मतलब हाइट कितने से कम हुई वो बताना है ना। तो फॉल इन वाटर लेवल आप कैसे निकालोगे, यहाँ पर देखो L इंटू बी इंटू एच करोगे, तो 8.4 जो है वो अब आपके पास न्यू वॉल्यूम आ गई है। यहाँ पर लेंथ और ब्रेथ आपकी सेम रहेगी, हाइट चेंज हो गई, तो इसका मतलब 7 इंटू 6 तो ऐसे ही रहेगा, और हाइट आपकी अब जो नई आएगी वो हो जाएगी। तो 8.4 इज इक्वल टू 42 इंटू में एच हो गया, तो यहाँ से हमारे पास एच की वैल्यू आ गई 8.4 डिवाइडेड बाय 42। जब आप इसको सॉल्व करोगे, आप चाहो तो डेसिमल हटा के इसको डिवाइड कर लो, और आप चाहो तो इसको डायरेक्ट भी डिवाइड कर सकते हो, आपका आंसर आएगा 0.2। इसका मतलब वाटर लेवल में कितना फॉल आया है, 0.2 मीटर का फॉल आ गया है। क्लियर। नाउ क्वेश्चन नंबर 12, इसमें आपको 2 क्वेश्चन मिले हैं, आप कोई सा भी एक अटेम्प्ट कर सकते हैं, पर हम यहाँ पर दोनों समझेंगे। तो आपसे फर्स्ट वाले पार्ट में क्या कह रहे हैं यहाँ पर, 2/5 ऑफ द टोटल नंबर ऑफ स्टूडेंट्स ऑफ अ स्कूल कम बाय कार, while 1/4 ऑफ द स्टूडेंट by bus to school, all the other students walk to school, of which 1/3 walk on their own and the rest are escorted by their parents. If 2 to 4 students came to school walking on their own, find how many students study in that school, come to school by car, by bus and by escorted by parents. यहाँ पर कह रहा है कि स्कूल में जो बच्चे आते हैं वो कार से आते हैं, टोटल जितने भी बच्चे हैं उनका 2/5 जो है वो कार से आता है, 1/4 जो है वो बस से आता है। अब जो बाकी के बच्चे बच गए हैं, ऑल द अदर स्टूडेंट्स, इन दोनों के अलावा जो बच गए हैं,
उसमें से 1/3 जो है वो खुद से आते हैं पैदल, और उसके बाद जो और बच गए, 1/3 निकालने के बाद भी जो बच गए वो अपने पेरेंट्स के साथ आते हैं, पर आते वो पैदल ही होंगे। अब कह रहे 2 to 4 स्टूडेंट्स ऐसे हैं जो पैदल आते थे, तो बताओ कितने स्टूडेंट्स हैं जो उस स्कूल में पढ़ते हैं और कितने स्टूडेंट्स हैं जो कार से आते हैं, बस से आते हैं, अपने पेरेंट्स के साथ आते हैं। तो सबसे पहली बात, मेरे को यहाँ पर एक इन्फॉर्मेशन दे रखी है कि 1/3 स्टूडेंट्स हैं जो खुद से आते हैं, जो अदर स्टूडेंट्स बचे थे उसमें से 1/3 ना, और वो टोटल है 2 to 4। तो इस इन्फॉर्मेशन का मैं यूज़ करूंगी और इससे पहले मैं टोटल नंबर ऑफ स्टूडेंट्स निकालूंगी। अब वो कैसे निकालेंगे वो देखिए। तो सबसे पहली बात, मैंने यहाँ पर लेट कर लिया, मेरे पास, मैंने यहाँ पर माना कि जो मेरे पास टोटल है कि जो कार और बस से आते हैं उनका मैं टोटल कर सकती हूँ। यहाँ पर 2/5 और 1/4 को प्लस कर लूंगी, क्योंकि मुझे यहाँ रिमेनिंग स्टूडेंट्स निकालने पड़ेंगे, कार और बस के अलावा जितने भी बच्चे बचे हैं जो इन्हें यूज़ नहीं करते हैं, ठीक है, वो मुझे यहाँ पर निकालना पड़ेगा। तो पहले मैं यहाँ पर लिख देती हूँ, स्टूडेंट्स कम टू स्कूल बाय कार। कार से आपके पास आते थे 2/5 और बस से आपके पास आते थे 1/4, ठीक है। तो अगर मैं इनका टोटल करती हूँ तो मेरे पास आ जाएगा 2/5 प्लस का 1/4, डिनोमिनेटर सेम कर लिया, 20 एलसीएम ले लिया, 5 4 जा, और 4 2 जा 8 हो गया, 4 5 जा, 5 1 जा 5, तो 13/20 हो गया, ठीक है। अब मैंने यहाँ से वो रिमेनिंग स्टूडेंट्स निकाल लिए, क्योंकि यहाँ मुझे क्वेश्चन में बोला था ऑल द अदर स्टूडेंट्स। तो अदर स्टूडेंट्स आप कैसे निकालोगे, या फिर आप रिमेनिंग स्टूडेंट्स भी लिख सकते हो। तो 1 - 13/2। अब आप सोचोगे 1 कहाँ से आया, 1 का मतलब जो पूरा होल है, ये पूरा होल, इसमें से कुछ बच्चे कार से आ रहे थे, कुछ बच्चे बस से आ रहे थे, बाकी अब ये पोर्शन बचा है, इसमें कुछ बच्चे ऐसे हैं जो पैदल आ रहे हैं और कुछ बच्चे ऐसे हैं जो अपने पेरेंट्स के साथ आ रहे हैं। तो ये पूरा होल है ना, इसलिए मैं इसे 1 में से माइनस करूँ। देन 20 - 13/20, तो आंसर आ गया 7/20। अब इसका 1/3 पार्ट जो है वो स्टूडेंट्स थे जो पैदल आ रहे थे। तो स्टूडेंट्स कम टू स्कूल, यहाँ पर लिखा था कम टू स्कूल ऑन वॉक से आ रहे हैं वो, ठीक है ना, ऑन देयर ओन। कितना था, 1/3 था, तो इसका मतलब 7/20 का ही तो 1/3 होगा, तो ये हो गया 7/60। क्लियर। तो ये मुझे एग्जैक्ट रेशियो फ्रैक्शन 1/3 नहीं दे रखा था, ये अदर का 1/3 था, तो पहले हमें अदर निकालना पड़ेगा तभी हम 1/3 करेंगे, ठीक है। नाउ लेट टोटल नंबर ऑफ स्टूडेंट्स जो है वो कितने हैं, मेरे पास एक्स है, तो इसी का तो 7/60 जो है वो पैदल आ रहे हैं ना, और कितना है वो टोटल 2 to 4 है, ये आ गया 2 to 4। तो 7x, 60 को मैं उधर ले गई, अब 7 को नीचे ले आई, वो डिवाइड का हो गया, यहाँ से मैंने x की वैल्यू निकाल ली, 2 to 4 है आपके पास यहाँ पर, तो आप इसको 7 से अगर कट करते हो तो ये पूरा पूरा जा रहा है 32 पे, देन 32 इंटू में 60 हो गया, तो आपका आंसर आ गया 1920। तो इसका मतलब टोटल नंबर ऑफ स्टूडेंट्स आपके निकल गए। अब इसमें से 2/5 जो है वो कार से जा रहे थे, स्टूडेंट कम टू स्कूल बाय कार, तो 1920 का 2/5 था, ठीक है ना, तो हम इसका 2/5 निकाल सकते हैं। तो 1920 को मैंने क्या किया, 5 से डिवाइड कर दिया, तो मेरे पास आ गया 384, और मल्टीप्लाई में हम 2 कर देंगे, तो 768 स्टूडेंट ऐसे हैं जो कार से जा रहे हैं। ऐसे स्टूडेंट केम टू स्कूल बाय बस, बस से कितने जने जा रहे थे, 1/4 था, एक बार चेक कर लेते हैं, 1/4 था, तो 1920 का 1/4 जो है वो बस से जा रहा है, तो अब 1920 को हम क्या करेंगे, 4 से डिवाइड कर देंगे, तो 480 स्टूडेंट ऐसे हैं जो बस से जा रहे हैं। अब कुछ स्टूडेंट्स ऐसे थे जो पेरेंट्स के साथ आ रहे थे, स्टूडेंट केम टू स्कूल बाय देयर पेरेंट्स या विद देयर पेरेंट्स, इधर लिख देना है। तो कितने स्टूडेंट्स बचे जो पेरेंट्स के साथ आ रहे हैं,
टोटल स्टूडेंट्स है 1920, जिसमें से 224 जो है पैदल आते हैं, ये आपको ऑलरेडी गिवन था। उसके बाद आपने निकाला कि कार से 768 आते हैं और बस से 480 आते हैं। तो अगर मैं इन सबको माइनस कर दूंगी तो पता चल जाएगा कि अपने पेरेंट्स के साथ कितने बच्चे आते हैं। तो 224 माइनस किया, फिर 768 हमने माइनस कर दिया और फिर 480 माइनस कर दिया। तो इसका मतलब 448 स्टूडेंट ऐसे हैं जो अपने पेरेंट्स के साथ आते हैं। तो इन 4 क्वेश्चंस के आंसर्स आपसे पूछे गए थे और चारों के आंसर्स हमने यहाँ पर निकाल दिया। क्लियर हो गया क्वेश्चन? चलिए, फिर भी कहीं डाउट होता है तो आपको एक और क्वेश्चन दिया गया है यहाँ पर चॉइस में, आप उसको भी अटेम्प्ट कर सकते हैं। तो पहले उस क्वेश्चन को हम रीड करते हैं, समझते हैं, फिर करेंगे। A mother and her two daughters got a room constructed for rupees 62,000. The elder daughter contributes 3/8 of her mother's contribution, while the younger daughter contributes 1/2 of her mother's share. Find the contribution of mother, elder daughter, younger daughter, both the daughter together. लगभग लगभग कह सकते हो कि सेम से ही क्वेश्चन है। एक मदर है और उसकी दो डॉटर है, तो उन्होंने एक रूम कंस्ट्रक्ट करवाया जिसमें उनका टोटल 62,000 रुपीज़ लगे। तो जो उनकी बड़ी डॉटर थी, उसकी जो बड़ी डॉटर थी, उसने 3/8 कंट्रीब्यूट किया। जितना भी उसकी मदर ने कंट्रीब्यूट किया उसका 3/8 किया। जबकि उसकी जो यंगर डॉटर है उसने 1/2 कंट्रीब्यूट किया है। जितना भी उसकी मदर ने कंट्रीब्यूट किया उसका उसने 1/2 कंट्रीब्यूट किया। अब आपको कंट्रीब्यूशन बताना है सबका कितना है। तो देखो, मदर का कंट्रीब्यूशन नहीं दे रखा यहाँ, तो हम उसको x मान सकते हैं। तो हमने यहाँ लिख दिया लेट मदर्स कंट्रीब्यूशन इज इक्वल्स टू x। क्वेश्चन के अकॉर्डिंग 3 जनों ने कंट्रीब्यूट किया था, एक मदर ने कंट्रीब्यूट किया था, एक उसकी डॉटर ने कंट्रीब्यूट किया था, उसका 3/8। तो 3/8 इंटू में x, और दूसरा उसने हाफ कंट्रीब्यूट किया था 1/2 इंटू में x। टोटल मिला के उन्होंने 62,000 पे किए थे। तो ये हो जाएगा x प्लस 3x अपॉन में 8, और यहाँ पर आ जाएगा प्लस x अपॉन में 2 इज इक्वल्स टू में 62,000। मैं यहाँ से पहले डिनोमिनेटर को सेम कर सकती हूँ, इसके नीचे कुछ नहीं है, 1 लिख दिया। मैंने सबका डिनोमिनेटर 8 बना दिया, तो ये हो गया 8x अपॉन में 8। ये तो पहले से ही 8 है, इसको एज इट इज रहन दिया। 2 की टेबल में 8 जो है वो 4 पे आता है। ठीक है यहाँ तक। अब मैंने इन तीनों को प्लस कर लिया क्योंकि डिनोमिनेटर सेम हो गए। 8 + 4 12 + 3 15 हो गया। अब यहाँ से मैं x की वैल्यू निकाल लूंगी तो मदर का कंट्रीब्यूशन आ जाएगा। तो x की वैल्यू कैसे निकालेंगे? 8 मल्टीप्लाई का हो जाएगा उस साइड जाके, और 15 हमारे पास डिवाइड का हो जाएगा। ठीक है ना। अब हम क्या करेंगे, 62,000 को पहले आप 15 से डिवाइड कर दो, या फिर पहले आप उसे 8 से इंटू भी कर सकते हो। ठीक है, और उसके बाद आप उसे 15 से डिवाइड कर दो। तो आप देखोगे यहाँ मदर का कंट्रीब्यूशन अप्रॉक्स में आ रहा है 33066.66 आ रहा है, तो आप 67 ले सकते हो अप्रॉक्स में। तो ये उसकी मदर ने कंट्रीब्यूट किया है, फर्स्ट पार्ट का आंसर मिल गया। अब उसकी एल्डर डॉटर ने कितना किया था? 3/8 किया था इसका। तो हम यहाँ लिख देंगे एल्डर डॉटर्स कंट्रीब्यूशन। तो जितना भी ये है इसका कितना है, उसके पास 3/8 है उसका कंट्रीब्यूशन, तो यहाँ पे उसका कंट्रीब्यूशन आ जाएगा। ठीक है, उसी तरीके से यंगर डॉटर ने इसका हाफ किया था। यंगर डॉटर्स कंट्रीब्यूशन था 33067 इंटू में हाफ हो जाएगा, तो यहाँ पर उसका कंट्रीब्यूशन आ जाएगा। तो सबसे पहली बात मैं क्या करती हूँ, 33067 को 3 से इंटू कर देती हूँ और 8 से डिवाइड कर देती हूँ। तो आपके पास आंसर आ जाएगा यहाँ 12400। अगेन ये अप्रॉक्स में आपका आंसर आ रहा है, एक आधा रुपया आगे पीछे हो जाएगा, तो उसमें ये नहीं है कि बिल्कुल एग्जैक्ट लिखना है, क्योंकि अप्रॉक्स में हमने लिखा है। और इसका मैं हाफ करूँगी तो भी पॉइंट में ये आंसर आएगा मेरे पास। तो 16533.5 ले लो, या फिर 33 पे भी छोड़ सकते हो। दोनों का कंट्रीब्यूशन भी पूछ रहा था, बोथ द डॉटर्स टुगेदर, बोथ डॉटर्स कंट्रीब्यूशन। ठीक है, तो वो कितना है, एक का था 12400 और दूसरे का है 16533.5। मैंने तो ऐसे ही ले लिया है। अब मैं अगर इन दोनों को प्लस करती हूँ तो मेरे पास आंसर आ जाएगा यहाँ पर 28,933.5। दोनों ने मिला के इतना कंट्रीब्यूट किया। अगेन ये अप्रॉक्स में है, एक आधा रुपये आगे पीछे हो सकता है।
ठीक है, तो ये था आपके पास 12th क्वेश्चन जो कंप्लीट हो गया। नाउ 13th क्वेश्चन कह रहा है आप इस बार ग्राफ को स्टडी करो, कुछ क्वेश्चन के आंसर आपसे बोले वो आपको देना है। फर्स्ट कह रहा है व्हाट इन्फॉर्मेशन डज द ग्राफ गिव, क्या इन्फॉर्मेशन दे रहा है? मैक्सिमम टेम्परेचर बता रहा है डेज का। ठीक है, तो आपको यहाँ पर लिखना है संडे से सैटरडे तक का पूरे एक वीक का यहाँ पर मैक्सिमम टेम्परेचर बताया। तो आप यहाँ पर लिख सकते हो ग्राफ प्रोवाइड्स मैक्सिमम टेम्परेचर इंफॉर्मेशन, या फिर आप इसे ऐसे भी लिख सकते हो ग्राफ प्रोवाइड इंफॉर्मेशन, वो ज्यादा सही रहेगा। ग्राफ प्रोवाइड मैं यहां लिख देती हूँ इंफॉर्मेशन रिगार्डिंग मैक्सिमम टेम्परेचर इन अ वीक, एक वीक में जितना भी मैक्सिमम टेम्परेचर था उसकी इंफॉर्मेशन आपको ये ग्राफ दे रहा है। नाउ नेक्स्ट वन इज ऑन विच डे वाज द टेम्परेचर लीस्ट, सबसे कम टेम्परेचर कम है, देख के पता चल रहा है संडे को है सबसे कम, तो सेकेंड का आंसर हो गया संडे। ऑन विच डे वॉज द टेम्परेचर 31 डिग्री, 31 डिग्री यहाँ पर से देख लो कब, यहाँ पर है सैटरडे। ठीक है ना। ऑन विच डे द टेम्परेचर वॉज 28 डिग्री, मंडे। ठीक है, नाउ विच वॉज द हॉटेस्ट डे, तो जब टेम्परेचर सबसे ज्यादा होगा तभी हॉटेस्ट होगा, ये वाला है 34 डिग्री पे फ्राइडे, तो ई का आंसर हो गया फ्राइडे। क्लियर, तो यहाँ पर हमारा सेक्शन डी कंप्लीट होता है। सेक्शन ई है हमारे पास यहाँ पर, आपके पास केस स्टडी क्वेश्चन है, 3 क्वेश्चन है आपके पास। फर्स्ट में आपसे कह रहा है इन अ मैथमेटिक एक्टिविटी स्टूडेंट्स आर एक्सप्लोरिंग द प्रॉपर्टी ऑफ रैशनल नंबर, देयर टीचर राइट एन एक्सप्रेशन ऑन द ब्लैक बोर्ड। यहाँ पर ब्लैक बोर्ड पे 2 प्रॉपर्टीज लिखी हुई है रैशनल नंबर की, जैसे कि फर्स्ट वाली आपको देख के पता चल रहा है a मल्टीप्लाई b माइनस सी है, तो ये वाली जो प्रॉपर्टी होती है ये कौन सी होती है आपके पास, डिस्ट्रीब्यूटिव प्रॉपर्टी ऑफ मल्टीप्लीकेशन ओवर सब्ट्रैक्शन। डिस्ट्रीब्यूटिव प्रॉपर्टी ऑफ मल्टीप्लीकेशन ओवर सब्ट्रैक्शन, क्योंकि बीच में सब्ट्रैक्शन का साइन लगा हुआ है। ठीक है, बी वाली जो प्रॉपर्टी है तीनों ही मल्टीप्लाई में, तो हम इसे कहेंगे एसोसिएटिव प्रॉपर्टी। तो एसोसिएटिव, आप ठीक से लिखिएगा इसे, मैं यहां पर दोबारा लिख देती हूं। एसोसिएटिव प्रॉपर्टी ऑफ मल्टीप्लीकेशन, तो ये 2 प्रॉपर्टीज हैं जो ब्लैक बोर्ड पे लिखी है, इन पे बेस्ड आपको कुछ क्वेश्चंस दे रखे हैं, चलिए उनको रीड करते हैं। कह रहा है नेम द प्रॉपर्टी 1 रिटर्न ऑन द ब्लैक बोर्ड, ऑलरेडी हम लिख चुके हैं। नेम द प्रॉपर्टी 2 रिटर्न ऑन द ब्लैक बोर्ड, वो भी हम लिख चुके हैं, तो 2 क्वेश्चन तुम्हारे ऐसे ही कंप्लीट हो गए। नेक्स्ट में कह रहा है वेरीफाई द प्रॉपर्टी 1, प्रॉपर्टी 1 को वेरीफाई करो यहाँ पर, जब ए बी और सी की वैल्यू दे रखी है 1/3 1/4 एंड 1/5। देखो प्रॉपर्टी क्या है यहाँ पर, a इंटू बी माइनस सी है, तो इसका मतलब a इंटू में b है माइनस a इंटू में c है। अब मुझे यहाँ पर a b और c की वैल्यू दे रखी है, कितनी कितनी दे रखी है, 1/3 1/4 एंड 1/5, तो मैंने यहाँ पर लिख दिया 1/3, ब्रैकेट में लिख दिया मैंने यहाँ पर 1/4 माइनस का 1/5, ये मेरी लेफ्ट साइड हो गई। यहाँ पर मैंने अपनी राइट साइड भी साथ साथ चला रही हूँ, क्योंकि आपको ये वेरीफाई करना है, तो जो जो डिजिट जहां पर पुट करनी है बस वैल्यूज पुट किए मैंने और कुछ नहीं किया। ठीक है, अब अंदर पहले मैं सेम करती हूँ डिनोमिनेटर एलसीएम लेके, तो मेरा एलसीएम आ जाएगा 20, तो यहाँ आ जाएगा 5 माइनस का 4। पहले मैं लेफ्ट साइड सॉल्व कर रही हूँ, उसके बाद हम राइट साइड सॉल्व कर लेंगे। तो यहाँ पर आ गया मेरा 1/20, तो मेरा आंसर आ गया 1/60 लेफ्ट साइड का। नाउ ये हो गया मेरे पास 3 4 जा 12, और यहाँ पर आ जाएगा मेरे पास 3 5 जा 15। अब 12 और 15 की टेबल में कॉमन नंबर 60 मिलता है आपको, और कोई तो नहीं है। 12 की टेबल में ये 5 पे आता है और 15 की टेबल में 4 पे आता है, तो फाइनली आंसर 1/60 आ गया, हेंस वेरीफाइड। सिर्फ वैल्यू पुट करके वो प्रॉपर्टी आपको सॉल्व करनी थी और कुछ भी नहीं करना था। ठीक है, लेकिन अगर आपको ये क्वेश्चन नहीं आता तो चॉइस में एक और क्वेश्चन उन्होंने दे दिया है,
प्रॉपर्टी 2 वेरीफाई कर लो आप यहाँ पर, a इंटू बी इंटू सी वाली को 1/2 1/3 1/4 है, बट 1/3 माइनस का है, ध्यान रखना। तो हम इसको भी सॉल्व कर लेते हैं, आप दोनों में से कोई सा भी एक कर सकते हो। तो a इंटू बी इंटू सी है, या फिर आप ये कह सकते हो a इंटू बी इंटू सी, सी को बाहर लिख देते हैं हम, जिसमें a की वैल्यू मेरे पास 1/2 है, b की वैल्यू मेरे पास माइनस का 1/3 है, और c की वैल्यू मेरे पास कितनी है, 1/4 है। ठीक है, नाउ a की जगह a की वैल्यू पुट की, b की जगह b की वैल्यू पुट की, और c की जगह c की वैल्यू पुट की। ब्रैकेट एज इट इज है, अभी मैंने ओपन नहीं किए। फिर मैंने b की जगह b की वैल्यू पुट की, ब्रैकेट बंद, c की जगह c की वैल्यू पुट की। तो 1/2 इंटू में आ गया मेरे पास 1/12, 3 4 जा 12, 1 इंटू 1 1 हो गया। माइनस का साइन ऐसी है। पहले लेफ्ट साइड अगर सॉल्व करती हूँ तो 1/24 आ रहा है माइनस का, ये हो जाएगा माइनस का 1/6 इंटू में 1/4, 6 4 जा 24, और माइनस का साइन ऐसी है, हेंस वेरीफाइड। क्लियर? तो दोनों में से कोई सा भी एक क्वेश्चन कर सकते हो। जब प्रॉपर्टीज ऊपर लिखी है तो वैल्यू पुट करना बहुत आसान है। चलिए नेक्स्ट पे आते हैं हम अपने क्वेश्चन नंबर 15 पे। नेक्स्ट केस स्टडी आपसे क्या कह रहे हैं, मिस बबीता वाज एक्सप्लेनिंग टू हर स्टूडेंट दैट अपोजिट साइड एंड अपोजिट एंगल्स ऑफ अ पैरेललोग्राम आर इक्वल। एक यहाँ पर टीचर है, वो अपने बच्चों को बताती है, स्टूडेंट्स को बताती है कि पैरेललोग्राम के अपोजिट साइड और अपोजिट एंगल्स इक्वल होते हैं। फर्दर द डायगोनल्स ऑफ पैरेललोग्राम बाइसेक्ट ईच अदर, साथ के साथ उसके जो डायगोनल्स होते हैं वो बाइसेक्ट करते हैं, मतलब इक्वल पार्ट्स में डिवाइड होते हैं। तो उसने क्या किया, यहाँ पर एक डायग्राम बनाया है ब्लैक बोर्ड के ऊपर, ये रहा पैरेललोग्राम का। इस पे बेस्ड कुछ क्वेश्चन के आंसर आपको देने हैं। आपको डिग्री बतानी है किस किस की, TOS IOS, पहले मार्क कर लेते हैं यहाँ पर, TOS ये वाला, IOS ये वाला, दो तो यही हो गए। IOS आप बहुत आसानी से निकाल सकते हो, एंगल IOS वो आपके पास 110 होगा। क्यों? क्योंकि ये दोनों आपके वर्टिकली अपोजिट एंगल्स होते हैं। तो आप रीजन में लिख सकते हो यहाँ पर वर्टिकली अपोजिट एंगल। ठीक है, अब बात आती है आपको यहाँ पर TOS की निकालने की। तो ये दोनों एक स्ट्रेट लाइन पे बन रहे हैं, तो TOS आप कैसे निकालोगे, तो इन दोनों का सम 180 होगा ना। तो अगर एक 110 है तो आप दूसरा निकाल सकते हो, जो कि आएगा आपके पास 70 डिग्री। क्यों? क्योंकि आपके लीनियर पेयर बना रहे हैं। एक स्ट्रेट लाइन पे जितने भी एंगल बनते हैं उनका सम हमेशा 180 होता है, और वो हमेशा लीनियर पेयर बनाते हैं। तो ये FS एक इस स्ट्रेट लाइन पे बन रहे हैं, तो ये 70 आ गया और ये 110 आ गया। दो क्वेश्चन के आंसर तो मिल गए। नेक्स्ट में कह रहे हैं, थर्ड में दो चॉइस है, A और B। डिग्री मेजर निकालना है FOI का या OSI का। FOI या तो इसका निकाल दो, या फिर OSI या फिर इसका निकाल दो। हम दोनों करेंगे। पहले मैं क्या करती हूँ, यहाँ पर एंगल FOS निकाल देती हूँ, जो आप निकाल सकते हो 70 डिग्री। क्यों? अभी हम रीजन करके आए हैं वर्टिकली अपोजिट एंगल, तो ये बहुत आसान था, ये आसानी से निकल गया। ठीक है, लेकिन अगर फिर भी यहाँ पर नहीं ये याद आता, वैसे होगा नहीं, सब बच्चे ज्यादातर यही वाला पार्ट करेंगे, तो हम और वाला भी कर लेते हैं। हमको क्या निकालना है और वाले पार्ट में, OSI निकालना है ना। अब इस ट्रायंगल के, अगर मैं इस ट्रायंगल की बात करूं IOS की, दो एंगल्स मुझे पता है, एक 25 डिग्री पता है और एक 110 डिग्री पता है। तो तीसरा एंगल मेरा एंगल S है, वो मैं निकाल सकती हूँ। एंगल सम प्रॉपर्टी ऑफ ट्राइंगल, क्योंकि एक ट्राइंगल के तीनों एंगल्स का सम आपको पता है कि कितना होता है, 180। तो 110 प्लस 25 अगर मैं करती हूँ तो 135 आ जाएगा। तो यहाँ से मैंने अपना एंगल S निकाल लिया, कितना आ गया, 180 माइनस का 135, तो मेरा आंसर आ गया 45 डिग्री। क्लियर? तो इसका मतलब हमारे पास OSI जो है वो निकल गया 45 डिग्री। क्लियर है? आसान थी ये केस स्टडी भी। चलिए लास्ट केस स्टडी पे आते हैं। During a classroom activity, the teacher was discussing the power of algebra and how it can be used to solve the problem of geometry as well. क्लासरूम एक्टिविटी में टीचर क्या डिस्कस कर रही थी, एल्जेब्रा के बारे में, और उसको हम किस तरीके से ज्योमेट्री की प्रॉब्लम्स के साथ यूज कर सकते हैं, रिलेट कर सकते हैं, वो बता रही थी। उसने कुछ एक्सप्रेशंस ब्लैक बोर्ड पे लिखे, जैसे कि उसने लिखा यहाँ पर एरिया ऑफ रेक्टेंगल, ये लिखा, और उसकी लेंथ ये लिख दी, एरिया और लेंथ लिख दी है, ब्रेथ नहीं बताई है। अब आपसे क्या कह रहा है, फाइंड द लेंथ ऑफ द रेक्टेंगल। लेंथ आप फाइंड करो जब x और y दोनों 1 है। पुट करके बता सकते हो, x + 9y है ना,
x प्लस 9y है, दोनों में आपको क्या करना है, 1 को पुट करना है, तो आपके पास आ जाएगी 10 सेंटीमीटर, लेंथ आ गई आसानी से। नाउ एरिया ऑफ रेक्टेंगल बताओ कितना होगा जब दोनों 1 होंगे। तो अब एरिया ऑफ रेक्टेंगल का एक्सप्रेशन आपको ऑलरेडी गिवन है, वो आपको कितना गिवन है, एक्स स्क्वायर प्लस 12xy, और प्लस में आपके पास कितना है, 27y स्क्वायर। दोनों 1 है, तो हमने क्या किया, x की जगह भी 1 पुट कर दिया और y की जगह भी 1 पुट कर दिया। 1 का स्क्वायर तो 1 ही होता है ना, तो 1 प्लस 12 हो गया और प्लस 27। क्यों, क्योंकि अगर आप 1 से इंटू करोगे तब भी 1 ही आएगा। तो आपका आंसर कितना आ गया यहाँ पर, 40 सेंटीमीटर स्क्वायर। एरिया भी निकल गया, लेंथ भी निकल गई। नेक्स्ट में क्या कह रहे हैं, फाइंड द ब्रेथ ऑफ द रेक्टेंगल। रेक्टेंगल की ब्रेथ निकालो जब दोनों 1 1 थी, तो ब्रेथ तो आप निकाल सकते हो अभी इजिली। तो एरिया का फॉर्मूला क्या होता है मेरे पास, L इंटू में B। एरिया है मेरे पास 40, लेंथ है मेरे पास 10, तो यहां से मेरी ब्रेथ आ जाएगी 40 डिवाइडेड बाय 10, जो कि आ गई 4 सेंटीमीटर। ठीक है ना, आसान था ये वाला, लेकिन फिर भी नहीं आता, चॉइस में क्वेश्चन दिया है। ब्रेथ ऑफ रेक्टेंगल निकालो कब, जब x2 होगा और y1 होगा। ये थोड़ा कॉम्प्लिकेटेड हो सकता है, क्यों, क्योंकि अब आपको पहले लेंथ और एरिया दोबारा निकालना पड़ेगा। x को 2 और y को क्या करना है, 1 रख के, तभी तो ब्रेथ निकाल पाओगे। अब मैंने यहाँ पर एरिया दोबारा से निकाला, तो x स्क्वायर है मतलब 2 का स्क्वायर हो गया 12, x की जगह 2 रखा, y की जगह 1 रखा, देन 27 y स्क्वायर है मतलब 1 का स्क्वायर हो गया। ठीक है, तो ये हो जाएगा मेरे पास 2 2 जा 4, 12 2 जा कितना हो जाएगा 24, और 27 1 जा 27। अब 24 में 27 को प्लस किया और उसमें 4 को प्लस किया, तो मेरा जो एरिया है वो आया 55 सेंटीमीटर स्क्वायर। अब उसी तरीके से लेंथ भी दोबारा निकालनी पड़ेगी, x को 2 और y को 1 रख के, तो 9 प्लस एक्स वाई थी, तो इसका मतलब 2 प्लस x प्लस 9y था ना, y की जगह 1, तो 2 प्लस 9 कितना हो गया मेरे पास, 11 सेंटीमीटर हो गया। अब मैं अपना एरिया का फॉर्मूला लगाऊंगी, यहाँ पर L इंटू बी करूंगी, तो एरिया मेरे पास 55, लेंथ मेरे पास 11 है, ब्रेथ मुझे फाइंड करनी है, तो यहाँ से मैं अपनी ब्रेथ निकालूंगी, तो 55 डिवाइडेड बाय 11, तो मेरा आंसर आ जाएगा 5 सेंटीमीटर। क्लियर। वैसे ऊपर वाला पार्ट ज्यादा आसान था एज कम्पेयर टू नेक्स्ट। अच्छा मैंने यहाँ यूनिट, ठीक है, सेंटीमीटर में गिवन था, इसलिए मैंने सब जगह सेंटीमीटर ही लिया है। इसी के साथ ये पेपर कंप्लीट होता है। कहीं भी डाउट लगे कमेंट करके पूछ सकते हो। वीडियो अच्छी लगे लाइक जरूर करना, फ्रेंड्स के साथ जरूर शेयर कीजिएगा। इंपॉर्टेंट पेपर है, जरूर करके जाइएगा। अब मिड टर्म का भी अपलोड है, साथ के साथ एक बार उसे भी रिवाइज कर लेना। ठीक है, थैंक यू।